Hello students, welcome to the official YouTube channel of SSCM कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है पूर्ति। हम मांग का नियम, मांग को प्रभावित करने वाले घटकों का अध्ययन कर चुके हैं। तो किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारण करने के लिए जो मांग और सप्लाई यानी डिमांड और सप्लाई दोनों की शक्तियाँ मिलकर कार्य करती हों। यदि आपको ध्यान हो तो किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण वहाँ होता है जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। तो हम मांग वक्र क्या होता है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग की लोच, मांग के नियम का अध्ययन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि पूर्ति क्या होती है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक आदि। फर्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ सप्लाई। पूर्ति का अर्थ साधारण भाषा में पूर्ति से आशय किसी वस्तु अथवा सेवा की उपलब्ध मात्रा से लगाया जाता है कि जितना आपके पास स्टॉक अवेलेबल है किसी वस्तु अथवा सेवा की उपलब्ध जो मात्रा है उससे लगाया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में पूर्ति शब्द का अर्थ उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक उत्पादक एक निश्चित कीमत और निश्चित समय पर बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। तो पूर्ति से आशय उस मात्रा से होता है जो एक उत्पादक, विक्रय कौन करेगा, उत्पादक एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने को तैयार होता है। हमने मांग वाले चैप्टर में अध्ययन किया था। मांग से क्या आशय था, तो मांग से आशय वस्तु की उस मात्रा से थी जो एक उपभोक्ता एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर बाजार से खरीदने के लिए तैयार है। पूर्ति कौन करता है, उत्पादक। तो हम डेफिनेशन कैसे चेंज हो गई कि पूर्ति से आशय वस्तु की उस मात्रा से है जो एक उत्पादक एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने को तैयार है। पूर्ति के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है कि सप्लाई और स्टॉक में अंतर होता है। स्टॉक तो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है और स्टॉक का वह पार्ट जो एक उत्पादक एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर बाजार में बेचने को तैयार होता है वो कहलाता है सप्लाई। इसमें आपको डेफिनेशन एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए एक फर्म के गोदाम में 100 टन चावल है और वो 200 रुपये प्रति क्विंटल पर केवल 50 टन चावल ही बेचने को तैयार है। तो स्टॉक कितना है, टोटल 100 टन, और वर्तमान में वो एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर कितना बेचने को तैयार है, 50 टन। तो आपका टोटल स्टॉक हो गया 100 टन और सप्लाई हो गई 50 टन। पूर्ति की परिभाषाएं दी गई है। लिप्सी के अनुसार पूर्ति एक प्रवाह है, इसे लिप्से के अनुसार पूर्ति एक प्रवाह है, इसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह या प्रति वर्ष के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बैनम ने अलग शब्दों में इसे परिभाषित किया है। पूर्ति का तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से लगाया जाता है जो प्रति इकाई समय में बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो ये आपको दी गई है, ये किसकी उपयुक्त परिभाषा है। इस प्रकार पूर्ति से आशय एक ऐसी तालिका से है जिसमें विभिन्न संभव कीमतों पर बाजार में विक्रयार्थ प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दिखाया जाता है जिन्हें एक निश्चित अवधि में कोई उत्पादक विक्रय करने के लिए इच्छुक और योग्य है। आवश्यक नहीं है कि हम ये ही परिभाषा याद करके लिखें, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि पूर्ति से आशय वस्तु की उस मात्रा से होता है जो एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत, ये दोनों बातें आवश्यक होती है कि एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर उत्पादक बाजार में बेचने के लिए तैयार है। तो ये हुई पूर्ति का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। नेक्स्ट है पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, कि कौन कौन से तत्व हैं जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मांग और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध। मांग के नियम का यही आशय होता है ना कि वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो मांग घटती है, दोनों में विपरीत संबंध होता है। लेकिन पूर्ति और वस्तु की कीमत में धनात्मक संबंध होता है। यदि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादक बाजार में वस्तु की पूर्ति को बढ़ाते हैं और वस्तुओं की कीमतें कम होती जाती हैं तो उत्पादक बाजार से वस्तुओं की पूर्ति, मतलब उत्पादक उत्पादन कम कर देते हैं जिससे बाजार में वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है या स्टॉक में से उनको उस मूल्य पर सेल करने को तैयार नहीं रहते हैं तो बाजार में वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। तो मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है जबकि पूर्ति और वस्तु की कीमत में धनात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार के साधन।
यदि परिवहन एवं संचार सुविधाओं का पर्याप्त विकास हो गया तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल और सेवाओं की पूर्ति बहुत इजीली हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी। और विपरीत दिशा में यदि साधनों का पूर्ण विकास नहीं है तो पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन की टेक्निक, उत्पादन तकनीक। यदि आप नई टेक्नोलॉजी से, नई तकनीक से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे तो वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी। और एज कंपेयर यदि हम उत्पादन के परंपरागत साधनों का ही प्रयोग करते हैं तो उत्पादन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है आपका उत्पादकों का उद्देश्य। उत्पादक क्या चाहता है, प्रोड्यूसर। वस्तु की पूर्ति उत्पादक के उद्देश्य पर निर्भर करती है। यदि किसी उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम बिक्री करके बाजार में अपनी प्रभुत्व स्थापित करना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा माल बाजार में उपलब्ध हो, तो वह वस्तु की अधिक से अधिक पूर्ति करना पसंद करेगा, चाहे उससे कम लाभ ही क्यों न प्राप्त हो। तो प्रोड्यूसर का क्या ऑब्जेक्टिव है, उस पर भी वस्तु की पूर्ति निर्भर करती है। नेक्स्ट है प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स। संबंधित वस्तुओं के मूल्य। स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं होती है। अब यदि संबंधित वस्तुएं जो स्थानापन्न, फॉर एग्जांपल स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं एक के स्थान पर जब हम दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। अब यदि चाय के दामों में वृद्धि होती है तो कॉफ़ी की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ाता है जिस वस्तु के मूल्य अधिक होते हैं। तो क्या होगा, चाय की कीमतों में वृद्धि होने पर चाय की पूर्ति तो बढ़ेगी और कॉफ़ी की पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको इसमें यही दिया हुआ है स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में। नेक्स्ट है वस्तु की मांग। वस्तु की मांग से भी वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। वस्तु की मांग के घटने बढ़ने पर भी पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी हो जाती है। यदि वस्तु की मांग अधिक है तो वस्तु की पूर्ति को उत्पादक बढ़ाने के लिए उत्सुक रहेंगे, और यदि वस्तु की मांग कम है तो उसकी पूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ नेशन कैसी है, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है वर्तमान में, यह घटक भी पूर्ति को प्रभावित करता है। यदि मंदी की स्थिति है तो पूर्ति में कमी आएगी, और यदि अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है तो जनसाधारण के क्रय करने की शक्ति में भी वृद्धि होगी। फलस्वरूप क्या होगा, वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका उत्पादकों एवं विक्रेताओं की रुचि। यदि उत्पादक किसी वस्तु विशेष में रुचि रखते हैं तो क्रमशः उत्पादन की पूर्ति बढ़ जाएगी, अन्यथा घट जाएगी। उत्पादक एवं विक्रेताओं के गठबंधन, जो कॉल्यूजन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड सेलर्स होते हैं, कि वो आपस में लाभ कमाने की दृष्टि से क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, मतलब गठबंधन कर लेते हैं। तो इन गठबंधनों के फलस्वरूप पूर्ति में कमी आ जाती है। कभी केवल विभिन्न विक्रेता अथवा विभिन्न उत्पादक भी गठबंधन कर पूर्ति में कमी लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि वर्तमान में अभी वस्तु के मूल्य कम है तो सभी उत्पादक क्या कर लेंगे, आपस में एक संगठन गठबंधन कर लेंगे कि हम कोई भी बाजार में वस्तु की सप्लाई नहीं करेगा, और फिर जब ऊंचे दाम हो जाएंगे तो सभी ऊंचे दामों पर हम वस्तु के को, तो उस समय विशेष के लिए वस्तु की पूर्ति में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। वस्तु की पूर्ति को सरकारी नीति प्रभावित करती है। यदि सरकार की नीति करों में छूट देने, उत्पादन के लिए अनुदान देने तथा अन्य प्रकार से प्रोत्साहन की है तो वस्तु की उत्पादन एवं पूर्ति बढ़ जाएगी। इसकी विपरीत दिशा में वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उत्पत्ति के साधनों की कीमत। यदि बाजार में उत्पत्ति के साधन महंगी कीमत पर उपलब्ध है तो उत्पादन लागत अधिक आने से उत्पादक उत्पादन को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो पूर्ति फलन हम बोले, सप्लाई फंक्शन क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ एक्स, सप्लाई ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स वस्तु की सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, उस वस्तु की स्वयं की कीमत पर, संबंधित वस्तुओं की कीमत पर, उत्पत्ति के साधनों के मूल्य पर, उत्पादन की तकनीक पर, यातायात एवं संचार के साधन, सरकारी नीति और अन्य। तो पूर्ति फलन क्या है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो जो तत्व होते हैं उन्हीं से तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा निर्धारित होती है। तो सप्लाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, फिर आप जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हें हम लिख देंगे। तो ये था पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक और पूर्ति फलन। नेक्स्ट है आपका सप्लाई शेड्यूल, पूर्ति तालिका। हमने मांग तालिका का अध्ययन किया था। क्या होता है, एक निश्चित कीमत पर उत्पादक द्वारा बाजार में
उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को जब हम एक तालिका के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्ति तालिका। कि ये यहाँ पे आपके आ जाएगी प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की एक निश्चित कीमत पर उत्पादक बाजार में वस्तु की कितनी कितनी मात्रा उपलब्ध कराएगा। तो जब इनको हम तालिका के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो इसे कहा जाता है पूर्ति तालिका। एक ऐसी तालिका जो विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा को व्यक्त करती है उसे पूर्ति तालिका या अनुसूची शेड्यूल कहते हैं। अन्य शब्दों में एक निश्चित समय में किसी बाजार में विभिन्न मूल्यों पर बेची जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे पूर्ति तालिका कहा जाता है। पूर्ति तालिका दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका में केवल एक उत्पादक द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु की मात्राओं को दर्शाया जाता है कि एक सिंगल प्रोड्यूसर विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की कितनी कितनी मात्रा उपलब्ध करवाता है। और बाजार पूर्ति तालिका में किसी वस्तु बाजार में जितने भी उस वस्तु के उत्पादक हैं तो विभिन्न उत्पादक या विक्रेताओं द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई मात्राओं के योग से तैयार की गई तालिका क्या कहलाती है, बाजार पूर्ति तालिका। अब ये अ ब स 3 प्रोड्यूसर है तो इन तीनों द्वारा ये वस्तुएं की कीमतें हैं और ये अलग अलग फर्मों की पूर्ति है। तो ये अ ब स की ये जो सिंगल है ये क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। जब वस्तु की कीमत 500 है तो 600। जैसे जैसे वस्तुओं की कीमतें कम होती जाती है बाजार में पूर्ति भी कम होती जाएगी और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने अध्ययन कहता है कि वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है और मांग और वस्तु की कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है। और जब इन अ प्लस ब प्लस स मतलब तीनों व्यक्तिगत, माना कि एक वस्तु के बाजार में केवल 3 ही उत्पादक हैं या 3 ही विक्रेता हैं तो इनके द्वारा जब उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तु की पूर्ति को जोड़ दिया जाएगा तो वह क्या कहलाएगी, बाजार मांग तालिका, बाजार पूर्ति तालिका। नेक्स्ट है पूर्ति वक्र या रेखा, सप्लाई कर्व। जब पूर्ति तालिका को रेखा चित्र पर प्रदर्शित कर दिया जाता है तो रेखा चित्र पर प्रदर्शित करने से जो वक्र बनता है उसे हम पूर्ति वक्र कहते हैं। अन्य शब्दों में जो पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व हैं उनके समान रहने पर मूल्य एवं पूर्ति की मात्रा के संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र, पूर्ति वक्र किसके मध्य संबंध को बताएगा, वस्तु का मूल्य और वस्तु की पूर्ति की मात्रा के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है पूर्ति वक्र। ये आपको टेबल दे रखी थी। तो जैसे हम मांग वक्र बनाते हैं तो हमारा डिमांड कर्व तो कैसा होता है, इस तरह से बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि वस्तु के मूल्य और कीमत दोनों में विपरीत संबंध होता है। लेकिन जो हमारा सप्लाई कर्व है वो कैसा होगा, ऊपर उठता हुआ, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये हमारा सप्लाई कर्व होता है, इधर वस्तु की कीमत प्राइस और इधर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। तो कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है तो पूर्ति की मात्रा भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसमें आप देखिए उपयुक्त रेखा चित्र में SA, SB, SC, SM ये पूर्ति, SA, SAB और SAC ये तो आपके व्यक्तिगत पूर्ति वक्र हैं। SM बाजार पूर्ति वक्र है। कम कीमत पर वस्तु की पूर्ति कम होगी और अधिक कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा की पूर्ति की जाएगी। और जब हम तीनों व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों को जोड़ देंगे तो जो हमारा बनेगा SM वो क्या कहलाएगा, बाजार। तो संभावित उसकी प्रकृति भी व्यक्तिगत पूर्ति की भांति ही होती है। पूर्ति वक्र अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की बाजार में कीमत एवं वस्तु की मात्रा जिसे उत्पादक उत्पादन करने अथवा बेचने को तैयार है के मध्य संबंध को बताता है। तो पूर्ति वक्र वस्तु के मूल्य और वस्तु की मात्रा के मध्य संबंध को बताता है। वस्तु के मूल्य और वस्तु की मात्रा के मध्य क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। तो जैसा हमने मांग वक्र का जस्ट अपोजिट है। मांग वक्र में ऋणात्मक संबंध होता है और पूर्ति वक्र में धनात्मक संबंध होता है। तो इस वीडियो में हमने पूर्ति से क्या आशय है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक, पूर्ति तालिका
और पूर्ति वक्र का अध्ययन किया है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।